Good morning, students. I am Priti Sharma from Adarsh Bal Niketan Senior Secondary School, Jhunjhunu, your SST teacher. Today we will continue our fifth chapter, Industries. कल हमने इंडस्ट्रीज के बारे में इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था कि इंडस्ट्री जो है वो क्या होती है. तो देखो आप पेज नंबर 48 पर. Industry refers to an economic activity that is concerned with the production of goods. कि इंडस्ट्री का क्या मतलब होता है कि जहां पर हम रॉ मटेरियल्स को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करते हैं. एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स और द प्रोविजन ऑफ सर्विस, जहां पर मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मीन्स निकाला जाता है, और उसके साथ साथ लोगों को वहां क्या मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है, रोजगार मिलता है. तो ये सारी चीजें क्या हैं, इंडस्ट्रीज से जुड़ी हुई हैं. Thus we have iron and steel industry, production of goods, coal mining industry, extraction of coal and tourism industry service provider. जैसे कि गुड्स प्रोडक्ट जो है उनको प्रिपेयर करना मीन्स जैसे कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री होती है, कोल माइनिंग मीन्स जहाँ पर कोल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और टूरिज्म इंडस्ट्री जहाँ पर सर्विस टूरिज्म जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं. ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, इंडस्ट्री कहलाती है. अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री. क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री. ठीक है, इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू रॉ मटेरियल. सबसे पहले इनका जो क्लासिफिकेशन है वो रॉ मटेरियल बेस्ड पर किया जाता है. ठीक है, सबसे पहले क्लासिफिकेशन जो है वो रॉ मटेरियल बेस्ड पर किया जाता है. जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होती हैं उनके लिए कॉटन क्या है, रॉ मटेरियल. शुगर इंडस्ट्री होती है उनके लिए रॉ मटेरियल क्या है, शुगर कैन. जैसे कि आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज होती है उनके लिए रॉ मटेरियल क्या होता है, आयरन ओर जो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं. आयरन एंड कोल इंडस्ट्रीज के लिए कोल क्या है, एक रॉ मटेरियल है. तो उसी तरीके से जिनसे रॉ मटेरियल अवेलेबल होता है, रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग हम इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई करेंगे. आवाज आ रही है ना बच्चों? सो इंडस्ट्रीज में भी एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, मरीन बेस्ड एंड फॉरेस्ट बेस्ड. ठीक है, तो इंडस्ट्रीज जो है वो फर्स्ट होती है एग्रो बेस्ड, सेकंड जो है वो है मिनरल बेस्ड, जो कि हमें मिनरल से अवेलेबल होती है. थर्ड जो है वो है फॉरेस्ट बेस्ड, कि हमें किस तरीके का रॉ मटेरियल जो है वो अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग हम उसका क्लासिफिकेशन करेंगे. जो हमें एग्रीकल्चर से मिल रहा है वो एग्रो बेस्ड, जो मिनरल्स हैं वो हमें मिनरल बेस्ड होंगे, और जो फॉरेस्ट बेस्ड है वो फॉरेस्ट बेस्ड, यानी कि फॉरेस्ट से जो रॉ मटेरियल अवेलेबल होते हैं वो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज कहलाती हैं. डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल दे यूज, यानी कि किस तरीके का रॉ मटेरियल है. शुगर कैन है तो एग्रो बेस्ड हो गया, आयरन एंड स्टील है तो मिनरल बेस्ड हो गया, क्योंकि आयरन और स्टील क्या है, मिनरल्स हैं. और अगर फॉरेस्ट से जैसे कि आपका रबर है, इस तरीके के जो प्रोडक्ट बनते हैं वो क्या होते हैं, फॉरेस्ट प्रोडक्ट कहलाते हैं, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज कहलाती हैं. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज यूज प्लांट एंड एनिमल्स बेस्ड प्रोडक्ट एज देयर रॉ मटेरियल, कि एग्रो बेस्ड के अंदर हम कौन से रॉ मटेरियल को यूज करते हैं, प्लांट एंड एनिमल बेस्ड, जो कि प्लांट्स और एनिमल बेस्ड होते हैं. फूड प्रोसेसिंग, वेजिटेबल ऑयल, कॉटन टेक्सटाइल, डेयरी प्रोडक्ट्स, लेदर इंडस्ट्रीज आर एग्जाम्पल ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज. जैसे कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में कौन कौन सी आती है,
एक तो हो गया इसमें प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट, प्लांट और एनिमल से मिलने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो, जैसे कि वेजिटेबल ऑयल, कॉटन टेक्सटाइल, डेयरी प्रोडक्ट्स, और लेदर इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्रीज। ये आपका वेजिटेबल ऑयल जो कि हमें प्लांट से मिलेगा, कॉटन प्लांट से, डेयरी एनिमल्स, और लेदर भी जो है वो एनिमल प्रोडक्ट कहलाता है। तो ये सारे क्या हैं आपके एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कहलाते हैं। ठीक है, ये सब क्या है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट है आपका मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज आर प्राइमरी इंडस्ट्री दैट यूज मिनरल ओर एज देयर रॉ मटेरियल। कि जो मिनरल एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, ऐसा तो है नहीं कि जो एल्यूमिनियम है जो निकाला जाता है वैसे का वैसे ही उसको सेल कर दिया जाता है, उसको अलग अलग इक्विपमेंट तैयार किए जाते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम के बर्तन बनाए जाते हैं, एल्यूमिनियम के वायर्स होते हैं। उसी तरीके से जैसे कि स्टील एक मिनरल है, तो स्टील को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उससे अलग अलग यूटेंसिल्स तैयार किए जाते हैं, कंस्ट्रक्शन के काम में भी उसको लिया जाता है। तो उसका जो फॉर्म होता है वो चेंज होता है, और मिनरल जो है एज इट इज जो उसको निकाला गया वो क्या कहलाएगा, उसका रॉ मटेरियल कहलाता है। Iron made from iron ore is the product of mineral based industry. This is used as raw material for the manufacture of a number of other products such as heavy machineries, building materials and railway coaches. कि मोस्टली जो है इनमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती है, जैसे कि हैवी मशीनरीज मिनरल बेस्ड में आता है आपका, हैवी मशीनरीज, बिल्डिंग मटेरियल, एंड रेलवे कोचेस। ठीक है, ये किस में आते हैं आपके मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है आपका मरीन बेस्ड। मरीन बेस्ड एक और आएगा आपका फॉरेस्ट से पहले, थर्ड पार्ट जो है इसका वो है मरीन बेस्ड, मीन्स समुद्र से जो हमें चीजें मिलती हैं। ठीक है, मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज कहलाती हैं। Used product from the sea and ocean as a raw material. Industries processing seafood or manufacturing fish oil are examples of marine based industries. यानी कि इसके अंदर आता है आपका सी फूड और फिश ऑयल। वो किससे तैयार होगा, मरीन से, यहाँ से ही जो है फिश वगैरह पकड़ी जाती हैं और उनसे क्या होता है फिश ऑयल तैयार किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। फोर्थ नंबर पर जो है वो है फॉरेस्ट बेस्ड। ठीक है, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज के अंदर है यूटिलाइज फॉरेस्ट प्रोड्यूस एज रॉ मटेरियल। दिस इंडस्ट्रीज एसोसिएट विद द फॉरेस्ट एज पल्प, पेपर, पैरामेटिकल्स, फर्नीचर एंड बिल्डिंग्स। जैसे कि इसके अंदर आएगा पेपर, पल्प जिससे रबर तैयार किया जाता है, मेडिसिन्स, फर्नीचर। ठीक है, ये सारे क्या हैं आपके फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज कहलाती हैं। बिल्डिंग्स, तो ये आपका क्लासिफिकेशन है इंडस्ट्रीज का, एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, मरीन बेस्ड और फॉरेस्ट बेस्ड।
एग्रीकल्चर से, प्लांट और एनिमल से जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो तो कहलाता है आपका एग्रो बेस्ड। जो हमें मिनरल से मिलता है वो मिनरल बेस्ड कहलाता है। जो सीज और ओशन से मिलते हैं वो मरीन बेस्ड कहलाता है। और जो फॉरेस्ट से मिलते हैं वो क्या कहलाएगा, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज कहलाते हैं। तो इंडस्ट्रीज का अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो इनको 4 पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है अकॉर्डिंग टू देयर, ये तो अकॉर्डिंग टू देयर रॉ मटेरियल, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज अकॉर्डिंग टू रॉ मटेरियल है। ठीक है, कि कहाँ से हमें रॉ मटेरियल्स मिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उनका क्लासिफिकेशन किया गया। रॉ मटेरियल के बेस्ड पर इनको क्लासिफाई किया गया है 4 पार्ट्स में। ठीक है, रॉ मटेरियल के बेस्ड पर इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई किया गया है 4 पार्ट्स में, एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, मरीन बेस्ड और फॉरेस्ट बेस्ड। यहाँ तक आया आपको समझ में? इसमें कुछ पूछना है? नो मैम। अब नेक्स्ट देखो। नो मैम। ओके, अकॉर्डिंग टू देयर साइज। अब साइज के अकॉर्डिंग हम क्लासिफाई करेंगे इंडस्ट्रीज को। ये तो रॉ मटेरियल के बेस्ड पर था, अब है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर साइज। साइज के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया गया है। इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, number of people employed and volume of production. Based on size, industries can be classified into small scale and large scale. According to size, industries को classify किया गया है small scale and large scale। ठीक है, स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल में। एंड कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज आर ए टाइप ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। कॉटेज इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती है? कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज, इसके अंदर वो चीजें इंक्लूड होती है जैसे कि घर पे ही लोग चीजें बनाकर जो सेल करते हैं ना। कई लोग होते हैं डेकोरेशन का कोई सामान बना रहे हैं, कई लोग होते हैं छोटी छोटी टोकरियां बनाते हैं। तो इस तरीके से कई लोग घर पे ही चिप्स वगैरह, मिक्सचर वगैरह बनाते हैं, कई लोग घर पे ही अचार वगैरह, अचार पापड़ वगैरह बनाकर फिर सेल करते हैं। तो वो क्या कहलाती है, कॉटेज इंडस्ट्रीज के अंदर आती है। ठीक है, लार्ज इंडस्ट्रीज जो बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, जिनकी बड़े स्केल पर काम होता है, जिनके ऊपर इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा किया जाता है, कैपिटल का ज्यादा यूज किया जाता है। सो स्मॉल स्केल जो कि घर पे ही लोग चीजें तैयार करते हैं तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहलाती है। वेयर द प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय हैंड बाय द आर्टिशंस, जो कारीगर होते हैं वो अपने ही अकॉर्डिंग अपनी चीजों को तैयार करते हैं। जैसे कि क्या क्या चीजें आती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में? बास्केट वीविंग, और पॉटरी, एंड अदर हैंडीक्राफ्ट्स। हैंडीक्राफ्ट्स आर एग्जाम्पल ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? आपके कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्री के, जो कि स्मॉल स्केल के भी एग्जाम्पल्स कहलाते हैं। ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यूज लेसर अमाउंट ऑफ कैपिटल, कि इसमें जो है वो कैपिटल बहुत कम लगता है, घर में जो चीजें अवेलेबल होती है उसी से ही चीजों को बनाया जा सकता है। एंड टेक्नोलॉजी एज कंपेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, की लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में जो कैपिटल और टेक्नोलॉजी यूज की जाती है उसके कंपैरिजन में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में बहुत कम इन्वेस्टमेंट किया जाता है। ठीक है, large volume of product, investment of capital is higher and technology used is superior in large scale industries। इसमें आपकी कैपिटल भी ज़्यादा होगी और इन्वेस्टमेंट जो है वो भी बहुत ज़्यादा किया जाएगा, टेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया जाएगा, मशीन्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं जिसके बेस पर इन इंडस्ट्रीज को चलाया जाता है। ठीक है, जैसे कि सिल्क वीविंग, सिल्क वीविंग, सिल्क वीविंग का काम किया जाता है। दूसरा है आपका फूड प्रोसेसिंग,
वो भी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर ही आते हैं। आर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, सिल्क वीविंग, सॉरी ये आपके स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के एग्जांपल हैं, सिल्क वीविंग और फूड प्रोसेसिंग। सिल्क वीविंग एंड फूड प्रोसेसिंग, ठीक है, ये आपके स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के एग्जांपल हैं। प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल्स, हैवी मशीनरीज आर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। ऑटोमोबाइल्स मीन्स जो व्हीकल्स वगैरह यूज किए जाते हैं, कार, ट्रक, ये सारे बसेस जो हैं वो सब इनमें बनाए जाते हैं, ठीक है। ऑटोमोबाइल्स एंड हैवी मशीनरीज जो यूज किया जाता है, वो आते हैं आपके लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में। अब थर्ड जो क्लासिफिकेशन है, सबसे पहला था आपका रॉ मटेरियल के बेस्ड पर, सेकंड है आपका साइज के बेस्ड पर, और थर्ड जो है वो आता है आपका ओनरशिप के बेस पर, ठीक है, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू ओनरशिप। ओनरशिप के बेस पर इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन किया गया है। इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्राइवेट सेक्टर, स्टेट ओन्ड एंड पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। तो इसमें सबसे पहला जो है वो है आपका प्राइवेट सेक्टर। फर्स्ट है आपका प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल और ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, सॉरी, प्राइवेट इंडस्ट्रीज जो है वो मोस्टली इंडिविजुअल पर्सन इसको ओन करते हैं, यानी कि किसी वन पर्सन के द्वारा इसको चलाया जाता है। इंडिविजुअल पर्सन जो है वो इसको चलाएंगे। प्राइवेट सेक्टर जो है वो इंडिविजुअल पर्सन जो है वो ओनर होता है उसका, और वही उसे चलाता है। सेकेंड आता है आपका पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। सेकेंड है पब्लिक सेक्टर, ठीक है, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट सच एज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये कौन चलाएगा इसको? गवर्नमेंट चलाएगी। ये पब्लिक सेक्टर कहलाता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, ये इसके एग्जांपल हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आपके टू एग्जांपल्स हो गए प्राइवेट ओन सेक्टर का। एंड जॉइंट सेक्टर, थर्ड पार्ट जो आता है आपका वो आता है जॉइंट सेक्टर। ठीक है, जॉइंट सेक्टर आता है। तो जॉइंट सेक्टर में आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल और ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि एक इंडिविजुअल पर्सन प्लस स्टेट दोनों मिलकर जब जिसको चलाएंगे वो कहलाता है जॉइंट सेक्टर। यानी कि इसमें इंडिविजुअल हो सकता है या ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं स्टेट के साथ में, जो कि जॉइंट सेक्टर के लिए काम करते हैं। जैसे कि मारुति उद्योग लिमिटेड, इसका एग्जाम्पल है आपका मारुति उद्योग लिमिटेड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कोऑपरेटिव सेक्टर। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज आर, नेक्स्ट है आपका फोर्थ नंबर पर है
कोऑपरेटिव सेक्टर, ठीक है। कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर कौन कौन आते हैं? आर ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर और सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, वर्कर्स और बोथ, जैसे कि आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। इसमें प्रोड्यूसर और सप्लायर, जैसे कि आनंद मिल्क उद्योग। इसके अंदर क्या होता है कि जो कोऑपरेटिव सेक्टर है उसमें जैसे कि जिसके पास भी जो भी एनिमल्स वगैरह रखते हैं, जैसे कि किसी के पास गाय है या भैंस वगैरह रखते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल जो कि एक लिमिटेड सेक्टर होता है वहां जाकर उसको सप्लाई करेंगे, और वो लोग क्या करते हैं आगे मार्केट तक उसे सेल करते हैं। तो वो क्या हो गया, एक कोऑपरेटिव सेक्टर हो गया, जहां पर प्रोड्यूसर और सप्लायर, प्रोड्यूसर कौन हो गया, जो कि रॉ मटेरियल को लेकर जा रहा है, जो मिल्क को लेकर जा रहा है वहां तक, और फिर वो सप्लायर हो गए, वो आगे फिर क्या करते हैं मार्केट्स में सप्लाई करते हैं। तो वो कहलाता है आपका कोऑपरेटिव सेक्टर। जैसे कि आनंद मिल यूनियन लिमिटेड, शुद्ध डेयरी वगैरह जो होती है वो कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर ही आती है, ठीक है। तो ये आपका क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज आपको समझ में आया, अकॉर्डिंग टू देयर रॉ मटेरियल, ओनरशिप। आया समझ में आपको? यस मैम। अब देखो नेक्स्ट आता है आपका फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, कि इंडस्ट्रीज के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ज़रूरी हैं कि इंडस्ट्रीज जो है वो कहाँ होनी चाहिए, किस तरीके से होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इंडस्ट्रीज के लिए रिक्वायर्ड है। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनके लिए कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी है। तो इसमें देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, कि कहीं पर भी कोई इंडस्ट्रीज जो है वो अगर लोकेट कर रहा है, लगा रहा है, तो उसको क्या क्या चीज़ें देखने की ज़रूरत है। सपोज आप किसी भी चीज़ की इंडस्ट्रीज जो है वो कहीं पर भी ओपन करना चाहते हो, तो उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें जो है वो ज़रूरी है उस लोकेशन के लिए, वो आप देखो, ठीक है। तो सबसे पहला आता है इसके अंदर रॉ मटेरियल। इंडस्ट्रीज में सबसे पहला फर्स्ट नंबर पर आता है रॉ मटेरियल, कि किसी भी इंडस्ट्रीज को जब हम लगा रहे हैं, सपोज आप कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज चलाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या ज़रूरी है, रॉ मटेरियल। अगर आप कहीं बहुत दूर से रॉ मटेरियल को लेकर आओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा देना पड़ेगा, फिर आप उसे इंडस्ट्रीज में यूज़ करोगे तो रॉ मटेरियल तो बहुत महंगा हो गया, क्योंकि रॉ मटेरियल के पैसे लगेंगे और ऊपर से फिर ट्रांसपोर्टेशन का भी आपको देना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो इंडस्ट्रीज है वो अगर हम इजीली अगर मूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या देखना होगा कि रॉ मटेरियल कहाँ अवेलेबल है, जिस चीज़ की हम इंडस्ट्रीज लगाना चाहते हैं उसका रॉ मटेरियल जो है वो कहाँ है, ठीक है। ये एक हो गया। दूसरी चीज़ आती है आपका लैंड, ज़मीन जो है वो देखनी ज़रूरी है कि किस तरीके का लैंड है ना। कहीं हिली एरियाज तो नहीं है, कैसी कहीं ऐसी ज़मीन तो नहीं है जहाँ पर इंडस्ट्रीज जो है वो बन नहीं पाएगी। तो लैंड जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स कहलाता है। सेकेंड आपके लिए वाटर इम्पॉर्टेंट है, किसी भी इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए क्या किस चीज़ की ज़रूरत होगी, वाटर की। पता चले इंडस्ट्रीज लगी हुई है, पानी है ही नहीं आसपास कहीं पीने के लिए ही, तो फिर क्या हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है। तो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट आता है आपका लेबर, फोर्थ नंबर पर लेबर, कि इंडस्ट्रीज में लेबर के बिना कोई काम नहीं हो पाएगा। लेबर जो है वो उसी से ही क्या हो सकती है, इंडस्ट्रीज को चलाया जा सकता है, लेबर ही तो काम करेंगे। तो इसीलिए लेबर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इंडस्ट्रीज को लोकेट करने के लिए। नेक्स्ट है आपका पावर, पावर मीन्स इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो उसकी ज़रूरत होगी इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए। उसके बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कैपिटल, कैपिटल मीन्स मनी, पैसे कितने हैं, उसी के अकॉर्डिंग क्या है आपकी इंडस्ट्रीज़ को चलाया जा सकता है। कैपिटल के बाद में आपको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है कि नहीं, पता कि कहीं पर सड़क अच्छी बनी हुई नहीं है, रोड जो है वो बहुत ख़राब है, तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो नहीं हो पाएगा।
तो जिसके कारण क्या है, इंडस्ट्रीज को तो हर चीज़ के लिए ट्रांसपोर्टेशन की सिस्टम की ज़रूरत होगी। कभी रॉ मटेरियल लेकर आना है, कभी आपका जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है वो मार्केट तक सेल करके आना है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के ऊपर ही बेस्ड होती है। ठीक है, उसके बाद में आपको किसकी ज़रूरत है, ट्रांसपोर्ट के बाद में मार्केट। 8th नंबर पर आता है आपका मार्केट, कि मार्केट के बिना आप अपनी इंडस्ट्रीज से जो भी प्रोडक्ट तैयार कर रहे हो उसको सेल कहाँ करोगे, तो उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी आपको किसकी, मार्केट की। तो ये वो फैक्टर्स हैं जिनके लिए जो ज़रूरी है इंडस्ट्रीज़ को लोकेट करने के लिए, कौन इंडस्ट्रीज़ को कहीं पर भी लगाना है तो क्या क्या चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी है इंडस्ट्रीज के लिए। तो रॉ मटेरियल, लैंड, वाटर, लेबर, पावर, कैपिटल, ट्रांसपोर्ट और मार्केट। ठीक है, अब देखो द फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज आर द, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लैंड, वाटर, लेबर, पावर, कैपिटल, ट्रांसपोर्ट, मार्केट। इंडस्ट्रीज आर सिचुएटेड वेयर सम और ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स आर इजीली अवेलेबल, कि जहां पर ये सारे फैक्टर्स इजीली अवेलेबल होंगे वहीं पर ही क्या हो सकता है, इंडस्ट्रीज को लोकेट किया जा सकता है। ठीक है, सो समटाइम्स द गवर्नमेंट प्रोवाइड इंसेंटिव लाइक सब्सिडीज, पावर, lower transport cost and other infrastructure so that industry may be located in backward areas। कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट क्या सब्सिडी दे देती है कि चलो आपको ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आपका नहीं लगेगा, आपको पावर सप्लाई फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे, तो उससे क्या है, बैकवर्ड एरियाज में इंडस्ट्रीज को लगाया जाता ताकि बैकवर्ड एरियाज को क्या किया जा सके, डेवलप किया जा सके, बैकवर्ड एरियाज में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। इसीलिए ऐसी इंडस्ट्रीज को लगाने के लिए बैकवर्ड एरियाज में गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, इंसेंटिव्स देती है, कुछ छूट देती है। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफन लीड्स टू डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड सिटीज, की मोस्टली इंडस्ट्रीज जो है वो टाउन्स और सिटीज के अंदर ही डेवलप होती है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है? नो मैम। यहाँ तक सब कुछ आया समझ में? यस मैम। वेरी गुड, रीड करो अपने चैप्टर्स को और अपनी नोटबुक भी चेक करवाते रहो टाइम टू टाइम। ओके स्टूडेंट्स।